हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 88th क्लास है जी हमारी। 9 जनवरी 2025 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, पेपर 1 यूजीसी नेट का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज है जिसमें 88th क्लास है, यानी ये 88वां पेपर है। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट 88 बाकी बचे हुए पेपर्स भी मिल जाएंगे, तो आप वो सारी क्लासेस देख के अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं नहीं तो कोई और बच्चा जरूर रिप्लाई कर देता है, कोई ना कोई तो। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। 50 क्वेश्चंस हैं। अब जो बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो उसको एटलीस्ट इतना पता हो कि अभी जो 3 जनवरी से जो पेपर हुए हैं, यानी जैन में जो पेपर हुए हैं दिसंबर 2024 के, एटलीस्ट दिसंबर 2024 के जैन 2025 में जो पेपर हुए हैं, तो एटलीस्ट वो 16 पेपर जरूर प्रैक्टिस करके जाना। 80 क्लास नंबर 80 से शुरू है वो सारे के सारे, और 95 क्लास तक हम जाएंगे, जिससे हमारे जून के पेपर के लिए जैन वाले सारे पेपर हम कर चुके होंगे। ओके, चलिए डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। मेरी मानो तो अभी इस वीडियो को स्टॉप करो, यहां से इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये जो आपकी दे रखी है आपको टेबल, इसको अच्छे से सोल्व करो, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ यूजुअली एक बार क्वेश्चंस देख के पहले 5 और उसके हिसाब से आपको लगे कि हाँ सारी टेबल की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी, तो वो सारी टेबल को ही सोल्व कर लो। क्या चीज उन्होंने पूछ रखी है, बता रखी है। ओके, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम सिटी बी, तो देखो ये एम्प्लॉयज हैं, ये इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है फीमेल एम्प्लॉयज का। ओके, देन ये मेल ग्रेजुएट्स का है। ऑब्वियसली टोटल एम्प्लॉय में से ये मेल हैं, वो हैं जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है। और ये फीमेल ग्रेजुएट का है। ओके, क्योंकि फीमेल एम्प्लॉयज ऐसी भी होंगी जो फीमेल नॉन ग्रेजुएट हों। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो ए सिटी के एम्प्लॉयज हैं, 100 में से 24%, 24% में से 15% फीमेल एम्प्लॉय, यानी जो वैल्यू आएगी 24% की, उसमें से 15% फीमेल है, जो बचे हुए बच गए वो आपके मेल हैं। अब मेल के जितने भी हैं उनमें से 26% ग्रेजुएट हैं, और फीमेल के ये जो 15% है इसमें से 42% ग्रेजुएट है। तो आई होप आई एम क्लियर ऑन इट, आपको समझ आया होगा। अब पता कैसे चलेगा कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं? वो यहाँ हमें डाटा दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 80,000 है। इस 80,000 में जो रेशियो है मेल और फीमेल एम्प्लॉयज का, वो 9:7 का है। ओके, सो वो चीज आपको पता हो, यानी 80,000, उसमें से पहले मैं 80,000 का 24%, 15%, 20%, 6%, 9% और ये चीज कैलकुलेट करूंगी। सो मुझे मेल फीमेल कैसे कैलकुलेट करना है वो पता होना चाहिए। ओके, सो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम सिटी बी, ये है सिटी बी, ठीक है। ये है आपका क्या है, 15% है, 80,000 का 15% टोटल एम्प्लॉयज आ जाएंगे। वहां से हमें किसका निकालना है, मेल निकालने हैं, और वो कितने परसेंट हैं सभी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 6 के 6 में, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो 80,000 है। सो हमें 80,000 के बाद ये भी पता करना है कि वो कितने मेल हैं। तो वो मेल और फीमेल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। देखो ये एम्प्लॉयज हैं 80,000, 80,000 में से आप 9:7 कर लोगे तो आपके मेल और फीमेल आ जाएंगे। ओके, सो 9:7 में ये आपके मेल एम्प्लॉयज हैं 35,000। ओके, देन आपका है 24%, आप 80,000 का निकालिए तो आपको 19,200 ये टोटल एम्प्लॉयज हैं। टोटल में से फिर आपको फर्दर कैलकुलेट करना है। ओके, सो आपका आंसर किस तरीके से आएगा जी, ये देखो यहाँ पे हमसे 5700 का, ये है अपना बी है ना, ये रहा 5700 मेल एम्प्लॉयज। सो ये आपके टोटल एम्प्लॉयज में से फीमेल वाले मैंने माइनस कर दिए। फीमेल यहां से इस 35,000 से आप परसेंटेज निकालेंगे। ये जो 80,000 दे रखा था वहां पे 9:7 है, तो जो 45,000 टोटल मेल है आपके और 35,000 फीमेल है। ओके, तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने। अब 35,000 फीमेल का 15%, 18%, 16%, 10%, 14%, 27%, ये मेल फीमेल यहाँ का इसका परसेंटेज है। ये यहाँ पे जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रही हूँ ये 80,000 का है, और यहां से जो कर रही हूँ वो 35,000 में से है। ओके, देन जो टोटल एम्प्लॉयज हैं उस सिटी के, उसमें से अगर मैं फीमेल एम्प्लॉयज को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास मेल एम्प्लॉयज आ जाएंगे। सो ऑब्वियसली 12,000 में से 6300, देन आपका 16,000 में से 5600, 4800 में से 3500, ये माइनस कर दीजिए, ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, देन मेल ग्रेजुएट्स वो ऑलरेडी हमें दे रखेंगे 26%, 33%। सो जो टोटल मेल है उसमें से इतने ग्रेजुएट हैं,
बचे हुए मेल नॉन ग्रेजुएट हो गए। ऐसे ही ये जो फीमेल है इसका 42% निकालूंगी तो फीमेल ग्रेजुएट आ गई, जो बचे हैं वो नॉन ग्रेजुएट आ गए। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। तो हमसे पूछा क्या था 80, यदि ये सिटी बी का तो ये आ गया अपने पास मेल एम्प्लॉइज 5700 और 5700 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 100, तो ये इतने परसेंटेज है टोटल का। ओके जी, आंसर सेकंड हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। नंबर ऑफ ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉइज फ्रॉम सिटी डी, तो हमने ऑलरेडी ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट सारी परसेंटेज उस टेबल में निकाल ली है, तो हमारे लिए अब और इजी हो जाता है कि मैं सिटी डी में जो मेल है वो बताऊं कि वो कितना परसेंटेज है सिटी बी के ग्रेजुएट मेल से। ओके, तो कैसे सोल्व होगा, ये है मेरे पास, देखो मेल ग्रेजुएट्स हैं सिटी बी के और डी के, तो मुझे बताना है सिटी डी का जो है नंबर यानी 468 वो कितना परसेंटेज है, इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ 1881। दैट्स इट, x की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकाल के देखना, आंसर आ जाएगा आपका 24.88%। ओके, what is the difference between total number of graduate male employees and total number of graduate female employees taking all the 6 cities together? तो सारों को इकट्ठा करना है, मेल और फीमेल ग्रेजुएट का, यानी जो हमने यहां से ये परसेंटेज निकाली थी टेबल में, उन सारों को जोड़ के आप डिफरेंस निकाल दो, हो जाएगा, करके देखो एक बार, ठीक है। सो ये हमारे पास है, जब आप इनको जोड़ लोगे सबको तो आपके पास 16,769 आ जाएगा, और जब आप फीमेल ग्रेजुएट्स को ऐड करोगे सारे के सारे सिटीज में तो आपका 165 आ जाएगा। तो बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब इन दोनों को वही सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिफरेंस वही आपसे पूछा है, ठीक है जी। आंसर क्या आ जाएगा, 704। देन है जी, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज फ्रॉम सिटी सी इज अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज फ्रॉम सिटी एफ। तो ये सिटी एफ है, यहां से हमें फीमेल एम्प्लॉइज देखने हैं, और ये सिटी सी है, यहां से हमें टोटल मेल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज। सो मेल फीमेल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, ये 16 27% 35,000 का करवाया था सारा अभी अभी। तो बस मोर पूछा है आपसे, तो देखो ये वैल्यूज है हमारे पास 10,400 और 94,50, ठीक है। तो क्या पूछा है, कितना ज्यादा है, तो 10,400 में से आप 94,50 को माइनस कीजिए, जो वैल्यू आएगी किससे ज्यादा है, 94,50 से, तो डिवाइड बाई 94,50 इंटू 100, इतना परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा जी। ओके, आंसर आपका क्या आएगा, 950 डिफरेंस आ गया, 950 डिवाइड बाई 9,450 मल्टीप्लाई बाई 100, 10% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। What is the ratio of total number of graduate female employees of city A? सिटी ए के ग्रेजुएट और वो भी फीमेल, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट फीमेल एम्प्लॉइज फ्रॉम सिटी डी। तो देखो ये सिटी डी है, यहाँ पे ऑब्वियसली पूरी टेबल हमने निकाली थी, तो फीमेल ग्रेजुएट हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो टोटल फीमेल में से फीमेल ग्रेजुएट को माइनस कर दो डी के लिए, राइट। सो वो आपके पास नॉन ग्रेजुएट आ जाएगा, ये देखो 2205, देन आपका 1610। तो जो जो चीजें आपको यहां से पता चल जाएंगी, तो आप ये 1610 को किस में से माइनस करोगे, 3500 में से माइनस करोगे, ओके, क्योंकि आपसे नॉन ग्रेजुएट पूछी है, सही बोल रही हो ना, हाँ ठीक तो है। 3500 में से मैं 1610 माइनस करूंगी, तो ये 0 9 8 और 1, ठीक है, यही आएगा 2205 डिवाइड बाई 1890। ओके, तो रेशियो आपका 7:6 आ जाएगा जी। तो बस आपको मेजर चीजें पता होनी चाहिए, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, वो तो हमने बचपन में सीखा होता है, वही यहाँ लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इंटरप्रेट करो, पढ़ो, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। कई बच्चों के ये होता है कि टाइम लगता है चीज, तो वो सारी चीजें प्रैक्टिस से होंगी, तो जितने पेपर करा रखे प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। नवोदय विद्यालय टू स्कूल रूरल, नवोदय विद्यालय टू स्कूल, अच्छा, टू स्कूल रूरल पुअर स्टूडेंट्स वर एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो नवोदय विद्यालय जो रूरल पुअर स्टूडेंट के लिए या उनको पढ़ाने के लिए बनाए गए, तो उनकी रिकमेंडेशन किसकी, उनकी एस्टेब्लिशमेंट किसकी रिकमेंडेशन पे हुई। सो नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, देन आपके डाइट की बात हो गई, तो वो सारे के सारे अपने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के 1986 के रिकमेंडेशन पे हुए। ओके, वो चीज हमें वैसे भी समझ आनी चाहिए। देखो पीएम श्री तो स्कूल से ये क्या ही रेकमेंड करेंगे, जो इन्होंने वर्ड लिख रखा है, ठीक है। एनईपी 2020 तो अभी आया है, उससे पहले ही है नवोदय विद्यालय, तो इतने भी पुराने नहीं है कि 1950 के रेकमेंड किए हुए हों,
ओके, सो 1986 में रेकमेंड हुए, उसके बाद नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय खुले थे। In the context of definition, the class whose membership is divided into subclass. तो हम पढ़ते हैं ना वो किंगडम से लेके और बिल्कुल नीचे जीनस स्पीशीज वहां तक, तो ये जीनस आंसर रहेगा जी। देखो किंगडम, किंगडम में फाइलम होते हैं, फाइलम में क्लास होता है, क्लास में ऑर्डर, ऑर्डर में फैमिली, फैमिली में जीनस और जीनस में स्पीशीज। तो ये हायरार्की जो है वो आपको पता हो ताकि आपको क्लास सब क्लास का पता हो, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, जीनस हो जाएगा। ओके, क्लास का ही पूछा था ना, हाँ क्लास के नीचे। तो देखो ऑर्डर और फैमिली तो दे नहीं रखा, तो जीनस ही आएगा। आइडेंटिफाई द फैलेसी इन द फॉलोइंग। देयर आर जस्ट 3 टाइप्स ऑफ बेस हिट्स इन बेसबॉल, अ सिंगल हिट, डबल हिट, ट्रिपल हिट। स्लजर जो है गोट अ बेस हिट बट डिडंट गेट अ सिंगल और अ डबल। सिंगल डबल नहीं मिला तो ऑब्वियसली हमने मान लिया कि देयरफॉर स्लजर मस्ट हैव गोटन अ ट्रिपल। तो हमने ये क्या बेसिकली, ये हमने अपना अल्टरनेटिव बनाया है ना, कोई नया ही कि दो नहीं है तो तीसरा हो गया, तो ये फॉल्स अल्टरनेटिव है जी, ठीक है। Which of the following illustrate how communication aids in learning and education? तो क्या कम्युनिकेट करता है, इनमें से कौन सा जो कम्युनिकेट इलुस्ट्रेट करता है कि कम्युनिकेशन एड्स जो है वो कैसे हेल्पफुल रहेंगी लर्निंग एंड आपके एजुकेशन में। एनकरेज, इट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, इट लीड्स टू मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। या ये स्टेटमेंट हम कहीं सपोर्ट नहीं करते, हमें पता है हम रट्टाफिकेशन पे, क्रैमिंग पे, जहां भी किसी स्टेटमेंट में आए तो वो गलत ही है। ओके, सो ये तो गलत हो गया जी। देन है इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, ये बहुत अच्छी बात है। देन इट लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन, लिमिट थोड़ी करेंगे चीजों को, तो ये ए और सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी और डी नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म आपको जो है निकालनी है, 1, 7, 25, 66, 61, ये आपको दे रखा है। तो आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। आप वीडियो को रोक के भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, बट वीडियो को रोकने की जाए आप फटाफट करने की कोशिश किया करो कि कितना जल्दी हो पाएगा आपसे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 121 होएगा। 7 में से 1 गया 6, देन आपका 25 में से 7 गए 18, देन ये तो 6 दूनी 12, 6 थी 18, 18 दूनी 36, देन आपका ये 36 के बाद, अच्छा ये डिफरेंस की बात हो रही है ना, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 थी 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, देन आपका 6 7 और 6 8 6 9, ठीक है। पहले एक छोड़ा था, देन यहाँ 2 छोड़ दिए, तो अगले 3 छोड़ दो अब, ठीक है। तो 3 छोड़ने के बाद ये 60 आ जाएगा, यहाँ 60 आएगा, तो यहाँ पे फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से, तो ये ए ई आई ओ ये तो आपको पता होने ही चाहिए कॉन्सेप्ट्स, ये गड़बड़ नहीं कर सकते आप। देखो आई इज ट्रू, तो देखो यूजुअली ये होता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर ए सही है तो ओ गलत हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, आई सही है तो ई गलत हो जाएगा और वाइस वर्सा। ओके, ए और ई साथ में सही नहीं हो सकते, क्योंकि कोई स्टेटमेंट, ऑल वाली स्टेटमेंट, ऑल एस इज पी, तो वो नो एस इज पी, ये दोनों स्टेटमेंट साथ में सही नहीं हो सकती, साथ में गलत हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चीजें आपको पता हो, आई और ओ जो हैं वो साथ में जो है सही हो सकते हैं पर साथ में गलत नहीं हो सकते। ओके, तो ये कुछ एक चीजें आपको पता हो। अगर आई सही है तो ए पता नहीं, हो भी सकता है सही नहीं, बट लेकिन ई जरूर गलत हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी है। सेम यहां अगर ओ गलत है या सही है, तो अगर सही है तो ए गलत हो जाएगा, ए गलत है तो ये वाले चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ ये सही है, ठीक है। चलिए, तो क्या आंसर रहेगा, आई इज गिवन एज ट्रू, आई सही है, तो ई क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ, तो ये ई तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ई फॉल्स हो जाएगा। और हमें ए का पता नहीं है अभी, क्योंकि हम बोल रहे हैं सम एस इज पी, तो हमें ऑल एस इज पी और नॉट ये हमें नहीं पता अभी, तो इसलिए ए अनडिटरमाइंड रहेगा। तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड वैसे तो यहीं से ही सोल्व हो गया, ठीक है। बट स्टिल इफ आई इज गिवन एज फॉल्स, तो अगर आई गलत है तो ई सही हो जाएगा, और आई गलत है, ए आई गलत है तो ए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड, ठीक है। इफ ओ इज गिवन एज ट्रू, अगर ओ सही है तो ए गलत हो जाएगा, और ओ सही है, सो सम आर नॉट वाली सिचुएशन आ गई ना, सो ये और क्या ऑप्शन है हमारे पास, ई और आई का ऑप्शन है, ए गलत हो जाएगा और ई और आई का हमें पता नहीं है, तो ये अनडिटरमाइंड रहेगा जी। ओ इज गिवन एज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है सो फॉर श्योर ई भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी।
तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, there are X trees and Y parrots. If on each tree only one parrot is sitting, then one parrot remains without a tree. If on each tree two parrots are sitting, then one tree remains without a parrot. Therefore, X and Y are respectively. तो X और Y की वैल्यू तो आप देखो यहां से देख लो, वन ए और बी, यानी कि X क्या बोल रहे हैं हम, ट्रीज, तो एक अगर पेड़ है दो तोते हैं, ठीक है। तो दो तोते हैं, तो इन्होंने क्या बोला था, अगर हर एक पेड़ पे सिर्फ एक पैरेट बैठता है, तो एक पैरेट बच जाएगा बिना ट्री के, यानी इस पे एक बैठ गया इस ट्री पे और एक बच गया, ये तो ठीक लग रहा है। इफ ऑन ईच ट्री टू पैरेट्स आर सिटिंग, तो एक पेड़ बच जाएगा, यानी दोनों यहाँ बैठ के, तो हमारे पास तो पेड़ बचा ही नहीं ना, तो ए और बी तो नहीं आएगा, बी और सी आएगा क्या, दो और तीन, यानी दो पेड़ हैं और अपने तीन पैरेट हैं, ठीक है। तो अगर एक एक करके बैठेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक पेड़ एक्स्ट्रा हो जाएगा, सॉरी एक बच जाएगा पैरेट अपना, और ये क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, एक पैरेट बच गया। एंड अगर दो पैरेट एक पे बैठ रहे हैं, तो दो तो यहाँ बैठ गए, एक यहाँ बैठ गया, तो पूरा का पूरा पेड़ तो नहीं बचा, तो ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। देन है सी और डी, तीन और चार, तो तीन पेड़ है, अब चार पैरेट है, तीनों पे एक एक करके बैठा तो एक पैरेट बच गया, दोनों पे दो दो करके बैठे तो चारों पैरेट आ गए, एक पेड़ बच गया। दिस साउंड्स बेटर, सी और डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन द लाइट ऑफ सनिकारसा ऑफ, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा था कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये वर्ड्स जो है वो रिसेंटली अभी देखे नहीं। अ सब्सटेंस स्पॉट इज परसीव्ड थ्रू द कॉन्टेक्ट ऑफ पर्टिकुलर सेंस विद द सब्सटेंस इज नोन एज, तो इसको संयोग बोलेंगे या संवाया बोलेंगे या संयुक्ता संवाया बोलेंगे या संयुक्ता संवेता संवाया बोलेंगे। आंसर इसका संयोग रहेगा, ये कुछ एक इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, तो इस यूजुअली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये देखा जाए तो ये बोल रहे हैं कि एक परसेप्चुअल कोग्निशन जो है वो कब अराइज होता है, जब एक कनेक्शन हो, किसमें, सेंस फैकल्टी में और ऑब्जेक्ट में, ठीक है, एंड दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वर्ड्स, इज नॉन डेविएटिंग और डिटरमिनेट। अब जो सूत्र, ये जो सूत्र हमने पढ़ा, इसकी चार कंडीशंस हैं, उसमें से जो पहली कंडीशन है उसमें ये बोलते हैं कि 6 काइंड ऑफ कनेक्शंस आर देयर, कनेक्शन को ही सनिकारसा बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये सनिकारसा आपने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना था, एटलीस्ट मैंने ये कॉन्सेप्ट नया पढ़ा थोड़ा सा, ये मैं मैराथन में भी डालने की कोशिश करूंगी अगर हो पाई तो मैराथन, ठीक है। सो उधर ये आपका जो है, टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट वी हैव परसीव नॉट ओनली सब्सटेंसेस बट हम उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी एब्सेंस, वो चीजें भी परसीव करते हैं, ये चीज शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा था, सब्सटेंस स्पॉट इज परसीव्ड थ्रू द कॉन्टेक्ट ऑफ पर्टिकुलर सेंस विद द सब्सटेंस। सो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, यानी कनेक्शन बिटवीन सेंस फैकल्टी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये एक आदि 6 चीजें हैं, ये 6 के 6 नाम अब देख लो, हो सकता है कल को पूछ लिए जाए, ठीक है। What among the following applies to the ratio scale? तो रेशियो स्केल में तो ट्रू जीरो होती है, दूर से ही दिख जाना चाहिए सी, तो ठीक है, तो सी तो फॉर श्योर आएगा, सी फॉर श्योर आएगा, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। देन है इट हैज इक्वल इंटरवल प्रॉपर्टीज, हाँ, क्योंकि रेशियो स्केल में ऑटोमेटिकली इंटरवल की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। इट इज अ यूजफुल डिवाइस इन अ सर्टेन क्वालिटी एंड वैल्यूज, तो क्वालिटी और वैल्यू के लिए नहीं, जीरो, हम जब ट्रू जीरो की बात कर रहे हैं तो वेट, हाइट, वो चीजों की बात करेंगे, वैल्यूज की बात नहीं होगी। The numerals have qualities of real number and can be added and subtracted. हाँ, ये हो सकता है। It uses non-parametric statistical technique. नॉन पैरामेट्रिकल कैसे होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स तो कोई भी हो सकती है ना, हम देखेंगे कि कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी है जब हम किसकी रेशियो स्केल की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ, हमने 2-4 स्केल पढ़े, नॉमिनल स्केल, ठीक है, नॉमिनल स्केल जो है वो जाएगा नॉन पैरामेट्रिक में, तो नॉमिनल और ऑर्डिनल ये नॉन पैरामेट्रिक के टेक्निक्स में यूज होती हैं, और अगर रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल है तो वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में यूज होता है। ओके, तो आंसर आपका बी, सी और डी आ जाएगा, ई गलत है और आपका ए भी गलत है जी। अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, कैसे जनरेट हुई है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, वेरी हाई लैंग्वेज तो सबसे लास्ट में ही जनरेट हुई होगी ना, ठीक है, उससे पहले हाई, हाई से पहले असेंबली और असेंबली से सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, यहीं से एक से ही समझ आ गया, ठीक है। आंसर फोर्थ हो जाएगा, इजी था। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेस आपको दे रखा है, ऑटोनोमस, डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पीयर लर्निंग, इफेक्ट एंड फीलिंग्स, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, रिकॉल से तो मेमोरी आएगा फॉर श्योर, बट यहां से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने सारा का सारा यही दे दिया।
ओके। देन है ऑटोनोमस डेवलपमेंट है, तो आप क्या देखोगे ऑटोनोमस में? अंडरस्टैंड, ऑटोनोमस में आप एक रिलेशनशिप देखोगे क्या? फर्स्ट का फोर्थ आंसर क्या है? सेकंड है। आप देखोगे इफेक्ट एंड फीलिंग्स। रिफ्लेक्टिव में आ गया पीयर लर्निंग, क्योंकि आप साथ में बैठ के सीख रहे हो या उनकी चीजों पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो। और अंडरस्टैंडिंग में आप एक रिलेशनशिप को देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। नाइस, ठीक है, तो ये समझो भाई। ठीक है, ये शायद मेरा भी गड़बड़ हो जाता अगर मैं दे रही होती तो सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग लेवल का आएगा, रिलेशनशिप को देखना समझना। ठीक है, तो सीइंग में समझने वाली चीज आ गई, ऑटोनोमस डेवलपमेंट में आपका जो है इफेक्ट और फीलिंग्स आ गए, और रिफ्लेक्टिव में आपकी पीयर लर्निंग आ गई। ओके। Dash allows a user to share ideas, activities, events, interests among the people. So कौन सी चीज अलाउ करती है यूजर को चीजें शेयर करने के लिए? तो शेयरिंग कहाँ होती है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे होती है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फोटोज शेयर करते हैं लोग, बहुत सारी चीजें, आइडियाज, एक्टिविटी, सब चीजें शेयर करते हैं। तो वो क्या हो गया जी? सोशल नेटवर्किंग साइट। एडवेयर पे थोड़ी करोगे, कुकीज नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं, तो ये कोई अलाउ नहीं करता। सोशल नेटवर्किंग साइट्स अलाउ करती है चीजों को शेयर करना। The overhead projector is used for still pictures, motion pictures, transparencies और PPTs. तो देखो overhead projector आप PPT भी दिखा सकते हो, आप motion picture भी दिखा सकते हो, आप still भी दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें अपनी किस में आ जाएंगी? ट्रांसपेरेंसीज में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंसीज बोला जाता है। तो उस स्क्रीन पे आप डायग्राम, चार्ट, स्टिल, मोशन, कोई भी पिक्चर्स वहां पे दिखा सकते हो। एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, और आपका ये ब्लैक सॉइल और लेटेराइट सॉइल, तो कौन सी सॉइल कहाँ मिलेगी? इस तरीके के क्वेश्चन को देख के घबरा के अब सारी ज्योग्राफी नहीं पढ़ने लग जाना है अपन ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही ध्यान रखो, ताकि कल को ऐसा कुछ आए तो समझ आ जाए, आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड रहेगा। एलुवियल सॉइल जो है वो इंडो गैंगटिक प्लेन में आपको नजर आएगी। रन के कच्छ में डेजर्ट, क्योंकि बाकी जगह तो डेजर्ट है ही नहीं ना, कच्छ बिल्कुल बड़ा सा एरिया पड़ा है बिल्कुल, तो वो है डेजर्ट सोइल। ठीक है, तो ये आपका रन ऑफ कच्छ यहाँ से सेकंड। देन आपका ब्लैक सॉइल की आप बात करेंगे तो ये कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन जो तमिलनाडु का है, और लेटराइट सॉइल जो है वो वेस्टर्न केरला घाट। ओके। नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट इंडिया वाज अ रिनाउंड सेंटर ऑफ, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तक्षशिला में ब्राह्मणिकल लर्निंग की बात करते हैं, और नालंदा में बुद्धिस्ट लर्निंग की। ओके। Which of the following pollutants are most responsible for acid rain formation? ये चीज भी हमने पहले की हुई है, पीवाईक्यूज में आई हुई है। तो सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन और सल्फर के आएंगे ना, तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी और डी होना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन। ओजोन, लेड, सीओ ये मेन कंपोनेंट्स नहीं है जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगेन ऐसा सही क्वेश्चन आई थिंक हमने लास्ट क्लास में भी किया था, और मैंने आपको तब भी बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो नोट्स में एक साइड पे सेम सेम, बट जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें जो है क्या करोगे, रट के जाओ। पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये बुक आपके पेपर में मेंशन नहीं था, मैं बता रही हूँ आपको कि ये बुक है। ओके, सो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स या थियरीज, इनोवेशन की बात हो रही है, तो पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी एक बुक है। ओवरऑल आप ये चारों ऑप्शंस लिख के इनके सामने एग्जैक्ट आंसर लिख लो इसका। एवर्ट रोजर का डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, देन आपका पॉल बैरन और एंड्रे गुंडर फ्रैंक का आपका आ जाएगा फर्स्ट, ओरिजिनल वर्जन ऑफ डिपेंडेंसी एंड अंडर डेवलपमेंट थियरी। देन आपका डेनियल वाले का आ जाएगा सेकंड, पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, और इसका आ जाएगा थर्ड। ठीक है, लिख लो, सेम एक पेज पे लिख लो ये सारी चीजें अलग अलग। ये डिफ्यूजन और ऑफ इन्वेंशन थियरी, ये हो सकता है फर्दर भी कभी पूछा जाए। ओरिजिनल वर्जन ऑफ डिपेंडेंसी थियरी की जब आप बात करेंगे तो ये आता है, मैंने 2-3 इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। इंटरनेट कीवर्ड, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पिंज, देन आपका HTML और HTTP। तो यूज टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब, तो HTTP हो गया, तो हाइपर टेक्स्ट। अच्छा, यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, जो ट्रांसफर करेगा वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज द डॉक्यूमेंट, एक्सचेंज में आएगा आई थिंक ये। और मैसेज सेंट टू चेक इफ सर्वर इज रनिंग, तो ये पिंच कर रहे हो आप, यानी कि इसका आ जाएगा एक क्या था, फाइल ट्रांसफर का फोर्थ यहीं से ही आ गया आंसर। तो ये थर्ड आ गया, ये सेकंड आ गया, तो एक ही बचा हमारे पास।
ठीक है। सो ट्रांसफर प्रोटोकॉल की आप बात करोगे तो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज वाले में HTTP होगा, और HTML जहां पे आप कई बार वो स्कूल में भी तो सिखाते थे ना, किसी के पास कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो तो HTML पे वो कोडिंग सी सिखाते थे थोड़ी सी, कि कोड है ऐसे वेबसाइट बनती है, तो ऐसे आप करके देखो। आंसर थर्ड। A man rows in still water at a certain speed v kilometer per hour. He takes as much time to cover 2 kilometer distance upstream as he takes time to cover 3 kilometer downstream. ठीक है, यानी जितना वो जब धारा के साथ, स्ट्रीम के साथ बह रहा है तो वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, अगर ऑपोजिट में जा रहा है तो उतने ही टाइम में वो 2 किलोमीटर कर रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें दे रखी है, v की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस कितना रहेगा, तो डेफिनेटली टाइम तो सेम है दोनों में, तो हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आप क्या करोगे, टाइम अपस्ट्रीम का और टाइम डाउनस्ट्रीम का दोनों को कैलकुलेट करो, टाइम इक्वल है तो उसको बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, या आप ये भी कर सकते हो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में ये मान के चलना पड़ेगा, फिर 10 किलोमीटर मान के चलो, 8 किलोमीटर मान के, फिर दोनों का डिस्टेंस निकाल के देखो कि अच्छा 10 किलोमीटर मान रहे हैं तो क्या उतना ही टाइम सेम आ रहा है दोनों में, तो वही सेम उल्टा रिवर्स हो गया। बट ये वाला इजी तरीका है जिसमें आप पहले अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का निकाल रहे हो, डाउनस्ट्रीम में स्पीड एडअप हो जा रही है और अपस्ट्रीम में स्पीड जो स्ट्रीम की वो माइनस हो जाती है। एनसीटीई, एनसीईआरटी, नेक, स्वयं, तो असेसमेंट और एक्रेडिटेशन के लिए तो नेक है अपना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। देन आपका ऑनलाइन एजुकेशन की आप बात करोगे तो स्वयं साउंड कर रहा है बेटर। टीचर एजुकेशन में एनसीटी, स्कूल टेक्स्ट बुक्स में आपका एनसीईआरटी। 3 4 1 2, आंसर थर्ड हो जाएगा। Who coined the term artificial intelligence in the year 1956? ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, चाहे मैच द फॉलोइंग में हो या कहीं भी हो। सो जॉन मैकर्थी, ये आपका आंसर रहेगा, जॉन मैकर्थी। इन्होंने आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो टर्म कॉइन की थी, सो कॉइंड बाय हिम। पूछा जा सकता है अगली बार कि किस, वही कुछ इसी तरीके का, या मैच द फॉलोइंग में एड ऑन किया जा सकता है इसको। ओके, सो वन ऑफ द फाउंडर्स ये माने जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। एलन ट्यूरिंग का क्वेश्चन पिछले टाइम पे हमने देखा है, ये भी एलन ट्यूरिंग का क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, आपने वीआईपी क्लास देखी होंगी तो मैंने करवाया था। मार्विन मिन्स्की, देन आपका एलन, हर्बर्ट, सिमोन, सो ये चीजें आपको पता हो थोड़ी सी कि अच्छा ठीक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल की बात हो रही है, तो वोलेटाइल सबसे ज्यादा प्लांट्स की वजह से रिलीज होते हैं अर्थ पे। ठीक है, सो आंसर प्लांट्स रहेगा। वोलेटाइल है, उड़ जाते हैं जल्दी से, इतना हार्मफुल नहीं होते क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं। हम वैसे तो सारे ही कंपाउंड्स आपको कहीं ना कहीं हार्मफुल यूजफुल नजर आएंगे, अलग अलग चीजें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये एक सॉफ्टवेयर है टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेसेस। Database schema is the design of the database. Foreign key in a relation is used for unique identification of table, or primary key is used to relate two tables of relation or relations. SQL stands for structured query language. देखो इसमें आपको नई इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। एक तो ये तो ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है डाटाबेस मैनेजमेंट का जो डिजाइन करता है, इज द डिजाइन ऑफ द डाटाबेस। डाटाबेस स्कीमा की आप बात करोगे तो स्कीमा उसका डिजाइन है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉरेन की और प्राइमरी की का गलत दे रखा है जी, आंसर हमारा ए बी और डी हो जाएगा, ए बी और ई। ठीक है, सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रो इन द टेबल, इंश्योर करती है डाटा इंटीग्रिटी और एफिशिएंट रिट्राइवल, बल्कि जो आपकी फॉरेन की है वो एस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप। तो वो जो यूनिक रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो वो फॉरेन की एस्टेब्लिश करेगी, हाँ, ना कि आइडेंटिफाई करेगी। ओके, Which among the following is incorrect in the light of positivist research paradigm? तो positivism, post positivism, तो दोनों चीजें करवा रखी हैं। Scientific knowledge is derived from accumulation of data obtained theory free and value free from observation. Scientific method cannot be applied to humanities and social affair. Incorrect पूछा है, ऐसा होता है कि बिल्कुल हम यूज ही नहीं करते साइंटिफिक मेथड का ह्यूमैनिटीज या सोशल अफेयर में, यहीं से ही गलत साउंड कर रहा है ये तो। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, हाँ, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं करते थोड़ी कम इंपॉर्टेंस मिलती है उस चीज को। साइंस इज द परस्यूट ऑफ फाउंडेशनल नॉलेज, तो साइंस जो है वो फाउंडेशनल नॉलेज, फाउंडेशनल रिसर्च पे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आएगी। सेकेंड ऑप्शन ही आपका गलत नजर आ रहा है, इनकरेक्ट आपसे पूछा है। साइंटिफिक नॉलेज आप कैसे करते हो, आप डाटा को एक्यूमुलेट करते हो, और एक वो होता है ना थियरी ऑब्जर्व, थियरी बनाने की कोशिश करते हो।
ठीक है, दैट इज फ्री फ्रॉम वैल्यू, फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, थियरी फ्री एंड वैल्यू फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ डाटा कलेक्ट करोगे और एक थियरी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पेंट 6% ऑफ जीडीपी। हम हमेशा 6% रिकमेंडेशन में देखेंगे, 6% कभी नहीं खर्च हुआ है अभी तक, तो कम ही खर्च होता है। और अगर रिसर्च लिखा होता है यहाँ, फिर तो 6% हद से ज्यादा हो गया। रिसर्च पे तो और भी 1% से भी कम खर्चा होता है। तो ये बात आपको पता हो कि ए गलत है, ए गलत है तो दो ऑप्शन कट आउट हो गए, बीसीई और बीसी बचा, तो ई देख लो बस। ई बोल रहा है कि एनईपी 2020 प्रमोट करती है प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। और बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हो। वैसे तो बी और सी इन्होंने ऑटोमेटिकली दिख रहा है, बी सी तो सही रहेगा ही। ओके, सो ये क्या क्या सही है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज एस्टेब्लिश्ड डिफरेंट स्टेट एजुएओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात सही भी है। तो ये जो सुखदेव थोरट है, इनका नाम याद रखिए, ये भी कस्तूरी रंजन की तरह एक नाम है, एक इंसान है। और इनकी, क्योंकि कर्नाटक ही एक ऐसा स्टेट निकल के आया था जिन्होंने अपनी खुद की डिफरेंट स्टेट पॉलिसी जो है वो बनाता है, स्टेट पॉलिसी कमीशन। सो किसके अंडर था ये पूछा जा सकता है दोबारा भी। ओके, एनईपी 2020 वाज चेयर्ड बाय अ मिसाइल साइंटिस्ट के कस्तूरी रंजन, ये बात ठीक है। कस्तूरी रंजन से क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा है, बिकॉज अभी 2025 में अप्रैल में कस्तूरी रंजन जी जो है वो एक्सपायर हो गए हैं। सो पूछा जा सकता है उनसे रिलेटेड, एनईपी से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो ध्यान रखिएगा, आंसर आपका बीसीई हो जाएगा। ओके, और सुखदेव थोरट जो है वो एक इकोनॉमिस्ट एजुकेशनिस्ट रहे और उन्होंने कर्नाटक की जो पॉलिसी है उसके कमीशन को हेड किया था। ओके, तो डॉक्टर कस्तूरी रंजन, इनफैक्ट ये जो एक आईसीटीएस टिफर की वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने ट्रिब्यूट देते हुए ये चीज मेंशन कर रखी थी, तो मैंने ये पैराग्राफ वहां से उठाया। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दे रखी है, अच्छी अच्छी, कि उन्होंने कब क्या क्या किया। तो थोड़ा यू कैन हैव अ लुक। ओके, arrange the following households A, B, C, D in terms of increasing percentage of expenditure to their income. So expenditure to income percentage आपको निकालनी है। ये है एक्सपेंडिचर 4 डिवाइड बाय इनकम इंटू 100। तो 5 दूनी 10, 0, तो क्या हो गया 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या है 80%। ऐसे ही यहाँ पे एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय 60 इंटू 100, ठीक है, 10 से 10 कट, ये 45 हो गया, 45/6, तो पॉइंट्स में कुछ आएगा ये। देन है आपका 6 7 42, 7 पॉइंट समथिंग ना, हाँ। देन है आपका 5/8 इंटू 100, देन आपका 3.2/4.8 इंटू 100, ठीक है। सो आप एक्सपेंडिचर का ही परसेंटेज निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ इनकम। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, पहले का 80, दूसरे का 75, हाँ पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए सोल्व करके देख लेना। 70 एंड 80, 70, 62.5, 66.5, तो ये सीक्वेंस रहेगी आपकी। ओके, सी बी, सी डी बी ए, ये सी, ये डी, देन बी, देन ए सबसे ज्यादा। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, मोटिवेशन में भी आ जाता है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स आपको इन जनरल लाइफ में भी याद होनी चाहिए। आप देखो ना, आप जब तक आप स्टूडेंट होते हो, मजे कर रहे होते हो, तो पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप जब जॉब के पीछे भाग रहे होते हो, तो यानी जब तक स्टूडेंट हो तब तक तो पेरेंट्स पाल ही रहे हैं ना, तो पेरेंट्स खिला पिला रहे हैं आपको, तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है। तो सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद आपको सेफ्टी का होता है कि यार नौकरी लग जाए कैसे तो करके, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी उस चीज पे फोकस हो जाता है। बी, सो ई के बाद बी, देखो 2 में है, ई के बाद बी। देन डी आएगा या ए आएगा, एस्थेटिक या एस्टीम, नहीं, जब आपकी नौकरी लगी तो आप चाहोगे कि लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करें और आप लोगों से मिलो जुलो, मतलब आप इज्जत चाहोगे, सो कॉल्ड, तो वो इज्जत यहाँ आ जाएगी। इज्जत के बाद सेल्फ एस्टीम नीड्स के बाद क्या आता है, एस्टीम नीड्स के बाद सोशल लव, अच्छा इससे पहले लव एंड बिलोंगिंगनेस भी, एस्टीम के बाद उससे पहले लव एंड बिलोंगिंगनेस भी होता है, वो तो यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है। सो ई बी ए आएगा, ठीक है। डी फिर एस्थेटिक नीड्स होगा और लास्ट में आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है जी। सो ई बी ए डी सी, ये हैं आपकी सारी नीड्स। यूजुअली ये 5 नीड्स हम पढ़ते थे, कौन कौन सी, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बाद में इन्होंने ऐड की है, तो अब 5 की बजाय ये 8 नीड्स हैं, 8 की 8 याद रखनी है। जो नीचे वाली 4 है उनको डेफिशिएंसी नीड्स बोलते हैं और ऊपर वाली नीड को ग्रोथ नीड्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको पता हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, सीडी, डीवीडी, सीडी, इनमें आप डिवाइस में एटलीस्ट स्टोर कर सकते हो, कोई मूवी, कोई चीज, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। रैम जो है वो आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ओके, तो आप बाहर से, बाकी चीजों में आप बाहर से डाटा ऐड कर रहे हो, वो सारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये वोलेटाइल मेमोरी है जहां पे आप डाटा, ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं टू स्टोर द डाटा। तो रैम में डाटा स्टोर हो रहा है, बट दैट इज नॉट एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। विच इज द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन इन एटमोस्फियर, इजीएस्ट क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा मीथेन है जी। हमने लास्ट में पता नहीं कौन सी क्लास में किया भी है, मीथेन रिलीज के लिए, मीथेन रिलीज सबसे ज्यादा एक तो राइस कल्टीवेशन के दौरान होती है, वो पढ़ा था हमने। तो आपको दो चार चीजें बेसिक सी पता हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये भी डिजाइन है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट भी सॉफ्टवेयर। कंपाइलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, ये ट्रांसलेट कर रहा है डाटा को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी में, ना कि कुछ डिजाइन कर रहा हो या कोई यूजर इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा हो, नहीं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू हैजार्डियस मटेरियल। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको दिखेगा, इसके आपको डेट्स या वो जो ईयर है वो ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड प्रोवाइड करवा देती हूँ, ये इसका आंसर रहेगा और ये आपकी अदर इन्फॉर्मेशन रहेगी। जहां पे हम लंदन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं 1975 72, ठीक है, एंड बेसल कन्वेंशन 1992 में तो एनफोर्स हुआ था 1989। देन बामाकोवा कन्वेंशन, वाइगिनी कन्वेंशन और आपका रोटरडैम कन्वेंशन। इसके साथ साथ लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि ये जो लास्ट में हिंदी वाली क्लास में, लास्ट टू लास्ट में, तो जो उस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी है या चेरनोबिल वाला गैस वाली इशू है, तो वो ट्रेजेडीज आपको याद हो कॉन्टिन्यूटी में, उनमें से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्वेंशंस हो, ट्रेजेडीज, इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए आप वो ध्यान रखिए। चूज द करेक्ट आंसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ EAO इन थर्ड फिगर। अगेन ये क्वेश्चन बहुत आए थे इस बार, अगली बार भी चांसेस है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका पूछा गया है, आपको आता होगा तो ये आप समझ के कर पाओगे। सो ई क्या होता है, मतलब नो, एक तो थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर यानी कि हमने ऐसे किया था याद ये चीज, ठीक है। तो थर्ड फिगर में यहां पे आपको क्या दिखेगा, मिडल टर्म, मिडल टर्म, यहाँ प्रेडिकेट, यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज। सो मिडल टर्म क्वांटिटी में दिखेगी। सो मिडल टर्म पहले दिखेगी, यानी नो, मान लो नो एक्स इज वाई, ठीक है, ई है ना, हाँ ई। दूसरा है ए टर्म है तो ओल आ गया, सो ओल एक्स इज जेड, ठीक है। देन हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ओ कंक्लूजन निकाला, हमने निकाला सम जेड इज नोट वाई। तो आपको ईएओ देख के, आप ये चीजें देख के तो ईएओ बता देते हो, आपको ईएओ देख के भी ये चीज बतानी आनी चाहिए, ठीक है। यहां से हमें समझ आ गया कि ये ई है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था लास्ट में, AEIO। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ई में आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ओ में आपका सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल की फैलेसी कब होती है, वो तब होती है जब दोनों ही मिडल टर्म्स में से किसी में भी मिडल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। बट यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये तो फॉर श्योर नहीं होएगा, ठीक है। कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स सब्जेक्ट टर्म, ये है कंक्लूजन, जो कि क्या है, ये अपना आई वाली नहीं, ई ओ वाली स्टेटमेंट है। ओ वाली स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं सब्जेक्ट नहीं, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है जी, ठीक है। सो ये तो ठीक था, ये गलत था, ये वाला लग रहा है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बोला नहीं, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी गलत हो गया। कमिट्स द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस और कमिट्स द एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। तो इन दोनों में से कौन सी रहेगी, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी जो है वो रहनी चाहिए, क्योंकि दो यूनिवर्सल जो वो चीजें हैं, दो यूनिवर्सल स्टेटमेंट प्रीमाइसेस हैं, उससे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी होगी, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए रूल्स के हिसाब से, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। क्योंकि हमने 6 रूल्स पढ़े थे, छठा रूल था हमारा, नो पर्टिकुलर कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम 2 यूनिवर्सल प्रीमाइसेस। तो ये एग्जिस्टेंस में गड़बड़ है। ओके,
Sampling in which sampling units are selected on the device of some expert or by the institution or opinion of researcher himself. तो ये सैम्पलिंग किस तरीके की है? जब आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हो तो ये जजमेंट सैम्पलिंग है, स्नोबॉल है, कोटा है, कन्वीनियंस है। तो ये जजमेंट है जी, पर्पसिव सैम्पलिंग भी इसको बोलते हैं, जहां पे आप या तो अलग किसी बेसिकली एक पर्पस के हिसाब से अपनी सैम्पलिंग डिसाइड कर रहे हो आप। ठीक है, तो रिसर्चर का ओपिनियन, एक्सपर्ट का ओपिनियन, सबके हिसाब से रिसर्चर खुद डिसाइड कर रहा है। According to UGC guidelines on plagiarism, up to what percentage of similarity of text does not invite penalty? तो कौन से पे पेनल्टी नहीं लगेगी? तो 10% से नीचे हो, ठीक है, सो अप टू 10% पेनल्टी नहीं लगती है, अप टू 10% प्लेगरिज्म अलाउड होता है। ठीक है, अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग, सो DU, UGC, NCERT, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इग्नू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पता चल रहा है, वैसे भी दो ऑप्शन में डी है, बोल दो आपको पता हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, इग्नू 1985, एनसीईआरटी 1961, यूजीसी 1953, 56 दोनों लगा सकते हो, 53 में एस्टेब्लिश हुआ था, 56 में स्टैट्यूटरी बॉडी, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922। तो ये चीजें आपको पता हो। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले तो डी के बाद ए यानी 1922 वाला, देन आपका बी 1900 ये आपका 53 और 56 वाला, देन आपका सी एनसीईआरटी 1961 और इग्नू सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये चीजें हैं जी, इनको ध्यान रखना। सीक्वेंस का क्वेश्चन आता ही आता है, आप बिना क्रैम किए, बिना याद किए, क्रैम की जरूरत नहीं है वैसे, आप समझ के करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली स्टोरी के रूप में याद रहेंगी चीजें, बार बार करोगे तो। Triangulation method of research is adopted by qualitative research, quantitative research, applied और fundamental. So applied fundamental का चक्कर नहीं है, बट qualitative, quantitative दोनों ही तरीके का डाटा मिक्स करके जब हम रिसर्च कर रहे हैं, वो दैट इज ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में मिक्स्ड होती हैं चीजें, सो 1 और 2 जो भी आप लगा के आए होते हो वो ठीक होता, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट बताए हैं इन्होंने। ओके, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ फिल्म्स रिलीज, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्मों के नाम रट के उनके ईयर रटने की, बहुत रेयर ये क्वेश्चन है, ये दिमाग खराब करने के लिए होते हैं। ठीक है, सो जरूरी नहीं है आपको ये याद रखना, बट स्टिल मैंने यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दी है, BDAEC। तो मदर इंडिया 1957, 1955, 1960, 56, तो ये बहुत पुरानी मूवीज हैं, सो वहां से पूछी गई हैं, और नई वैसे भी नहीं पूछेंगे, तो आपको एक आधे क्वेश्चन के लिए मूवीज रटने की जरूरत नहीं है। Among the following features applies to, अच्छा which of the following आएगा, which of the among या डैश, कौन सा वाला बेसिकली, which among the following। ठीक है, तो इसमें से बताइए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात हो रही है। इट मे इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन एंड एनालिसिस, ओके, इट कैन नेवर बी नॉर्मेटिव, क्यों? नेवर तो वैसे कोई चीज नहीं होती। अ स्टडी दैट डिस्क्राइब्स एंड इंटरप्रेट्स व्हाट इज वाज द केस, तो क्या है, क्या था वो, क्या के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इट इज यूज्ड ओनली इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, सर्वे स्टडीज, सर्वे स्टडीज इसका पार्ट है, ये फॉर श्योर सही है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करने के लिए, चीजों को देखने के लिए कि क्या एग्जिस्ट करता है, क्या नहीं करता है। सो प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, आप पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे हो, तो पर्टिकुलर लोगों से डाटा कलेक्ट कर करके तब आप कर रहे हो, तो सर्वे में आप यही तो करते हो। सो ए भी ठीक है, सो ABE आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कोडिंग है जिसमें क्लास की दे रखी है, कैबिन की दे रखी, तो देखो सी को इन्होंने दोनों जगह ही एक्स से डिनोट किया है। ठीक है, देन आपका और कोई मैच हो रहा है क्या, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि क्या पैटर्न है। ठीक है, तो आप ये देख लो, यहाँ पे ए मेंशन है, हमें TABLE चाहिए, तो ए ही है, LB है। ठीक है, तो ए की है यहाँ पे Z है क्या, नहीं रुको भाई, पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, CLASS। ठीक है, तो ये आपका XOZHH, देन है XZYRM, ये है आपका कैबिन का CABIN। तो ABC देखो, XYZ, Z छोड़ के ए के बाद, ए से पहले वाला Z, ABC, यही है ना, CAB का, कैबिन का। इन दिस सीक्वेंस टेबल का क्या कोड रहेगा, सो ई का तो इन्होंने खुद ही दे दिया, V रहेगा ई का। ठीक है, देन आपका L का क्या, O है क्या, L का O दे रखा है, सही बात है, क्योंकि L का यहाँ क्लास का भी तो O ही है। ठीक है, A का Z है दोनों जगह, सो यहाँ पे A का Z आ जाएगा, L का O आ जाएगा, यहाँ V आ जाएगा। ठीक है, सो ZOV। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, यहीं से पता चल गया।
सेकेंड, अच्छा ZOV इसमें भी तो है, सॉरी सॉरी भाई, ZOV इसमें भी तो, मुझे लगा एक में ही है ZOV, रुको, ठीक है। सो ZOV तो वैसे ही सोल्व हो रहा है हमारा, ठीक है। सो बस हमें ये वाई भी दे रखा है, तो एफ और जी का कंफ्यूजन क्लियर करना है कि टेबल से पहले तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सारा ही लिख दिया मैंने, ABCD, ठीक है। सो ये देखो यहाँ सी को डिनोट किया गया है, तो ये उल्टा है जी, बेसिकली ए को जेड से डिनोट किया गया है, बी को वाई से, सी को एक्स से, तो इस तरीके से डिनोट किया गया है। तो आप देख लो यहां से इधर चलते हुए आपसे पूछा गया टेबल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20वां है टेबल, ठीक है। तो 20वां नीचे से और देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो जी आ जाएगा, ठीक है। सो शुरू से और आखिरी से तो पैटर्न देखना जरूरी है। ZOV के बाद यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था कि नीचे वाले में भी ZOV है, तो ये एफ जो है वो इस तरीके से सोल्व होता है। ओके, which of the following are not true for learning? लर्निंग एक टेम्परेरी चेंज है, या लर्निंग इज एन एंड्यूरिंग एंड परमानेंट चेंज है। टेम्परेरी को तो हम यूजुअली नहीं बोलते, बट रिलेटिवली परमानेंट को बोलते हैं हम, ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। हैपन्स ओनली एंटिल, नहीं बिल्कुल नहीं, 18 साल तक थोड़ी होगी लर्निंग। हाँ, नीड्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो BCE ABCE नहीं, अच्छा गलत पूछा है ना, गलत पूछा है तो ए और डी, ठीक है, ए और डी आंसर थर्ड। पैराग्राफ है, पढ़िए इसको, आंसर देने की कोशिश कीजिए। 46 क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप करके पैराग्राफ को पढ़िए, आंसर फर्स्ट का फोर्थ रहेगा। 47th क्वेश्चन, पैराग्राफ को पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, आंसर क्या रहेगा, थर्ड। अगेन स्टॉप द वीडियो, रीड द पैराग्राफ, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर सेकेंड। 49th, छोड़ा मत करो इसको, कहीं मैं फटाफट करवा रही हूँ, मैं पढ़ के नहीं बता रही, तो वो ऑब्वियसली क्योंकि मैं पढ़ के बताऊंगी टाइम, वीडियो लंबी होगी, टाइम वेस्ट होएगा। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ओके, आंसर थर्ड। 50th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आंसर आपका रहेगा सेकंड, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको हेल्पफुल रहेगी ये क्लास, एंड आपको समझ आई होगी, कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।